नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को लेकर एक क्लास चल रही है जिसमें हम एसएससी में अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। और आपने अगर इस क्लास को देखा है तो आप सभी को पता होगा कि इस क्लास के जो क्वेश्चन है जीके के, उनका लेवल क्या है। और इसी तरह जो हमारा लेवल है वो हर क्लास के साथ क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो आज की हमारी ये जो क्लास है वो 15वीं क्लास होने वाली है और हम हर क्लास में 25 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और लोकसभा का उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद नंबर 81 में। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 81 में। ठीक है, किसमें? 81 में। जो आपकी संसद होती है, संसद का उल्लेख मिलता है आपका किसमें? तो ये मिलता है 79 में। और संसद के कितने भाग होते हैं? संसद के 3 भाग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद नंबर 52 में होगा। ठीक है, एक होगा आपका राज्यसभा जिसका उल्लेख 80 में होगा, अनुच्छेद 80 में होगा। और एक होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा होता है। ठीक है, जिसका उल्लेख किस में होता है? अनुच्छेद 81 में होता है। ठीक है, और लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा का नेता कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में, मंत्री परिषद 75 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। और संसद 79 में। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3 भाग। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो लगभग 73 मीटर है। कितनी है? लगभग 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 73 मीटर। इसका निर्माण 1193 में किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, जिसने भारत में 1206 में, यहाँ पे मैं निर्माण लिखता हूँ, निर्माण है ना, 1193 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की थी। और 1210 में भाई साहब क्या थे? तो घोड़े से गिरकर निपट गए थे। इनकी सरकार सलट जाती है। कब सलट जाती है? तो 1210 में ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनको कौन सी उपाधि मिली थी? तो लाख पक्ष की उपाधि किसको दी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। इन्होंने ही कहाँ पर? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। रही बात कुतुब मीनार की, तो जो कुतुब मीनार है उसको 1993 में, कब? 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको? कुतुब मीनार को कब? 1993 में शामिल किया गया है। ठीक है, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण चौहान वंश के विग्रहराज बिसल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और उस पर एक
नाटक है जिसका नाम है हरी खेली, उसकी कुछ पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े पर किस नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण है, तो वो है हरी खेली नामक नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण होती है। ठीक है, जिसको तोड़वाकर इन भाई साहब ने क्या करवाया था, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तवा बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश में आता है, और इसका जो जिला आता है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद आता है। ठीक है, कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश है। और जो नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? तवा नदी। मध्य प्रदेश तवा नदी पर स्थित है। और तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की प्रमुख सहायक, नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की। तो सहायक नदी किसकी? नर्मदा नदी की ये प्रमुख सहायक नदी होती है। ठीक है, और ये कौन से तट से मिलने वाली है? मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी काम का होता है। तो तवा नदी किस तट से मिलती है? तो ये मिलती है इधर वाले तट से। ठीक है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र से निकल कर आती है इस तट से। तो ये तट कौन सा हो जाता है? बाएं तट से। कौन से तट से? बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तवा नदी हो जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ बांध आते हैं मध्य प्रदेश में, जैसा कि हम बात करते हैं किसकी? बरगी बांध की। ठीक है, किस नदी पर होगा? तो वो नर्मदा नदी पर होगा, बरगी बांध। इसके अलावा क्या होता है? इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर भी नर्मदा पर है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है? महेश्वर बांध, खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये सारे किस पर है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी इनकी? नर्मदा नदी। इधर बात करते हैं गांधी सागर की। गांधी सागर, तो गांधी सागर किस नदी पर हो जाता है? चंबल नदी पर हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख परियोजना जो मध्य प्रदेश से पूछी जाती है। (1784) में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि ये एग्जाम में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर रिपीट हुआ है तो ये क्वेश्चन जरूर अगले दिन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट है। तो इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, थाईपुसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू पर्व है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में इस पर्व को बनाया जाता है। और ये तमिल माह थाई में बनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है? थाई माह में। किस माह में आयोजित होता है? थाई माह में ये विशेष रूप से आयोजित होता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पिछली बार क्वेश्चन आया था, स्थापना करने वाले का नाम आया था, लेकिन वहां पर पूछा गया था सन। यहाँ पर पूछा गया है क्या? किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था, उसका एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी ने। और कब की थी? 1504 में। ठीक है, इसी के समय, इसी का शासन जब दिल्ली सल्तनत पर था, उसी समय 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री भारत आया था। तो क्वेश्चन बनता है कि जो वास्को डिगामा है किसके शासनकाल के दौरान, या दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था जब वास्को डिगामा भारत आया था? तो वो आया था सिकंदर लोदी के शासनकाल के
समय 1498 में। गज सिकंदरी जो भूमि नाप की एक इकाई होती है, उसकी शुरुआत भी किसने की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा ही उसकी भी शुरुआत की गई थी। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय लोक नृत्य कौन से हैं? तो नवरात्रि के समय दो प्रमुख लोकप्रिय नृत्य होते हैं, एक होता है गरबा और दूसरा होता है डांडिया। ठीक है, ये प्रमुख रूप से आपको पता होगा। गरबा तो सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा ही है। गरबा था कि डांडिया था, वो आप लोग ध्यान देना, है ना। डांडिया, दयाबेन कौन सा नृत्य करती थी? गरबा करती है या डांडिया करती है? लेकिन यहाँ पर जो आंसर है, प्रमुख रूप से किए जाने वाले दो लोकप्रिय लोक नृत्य कौन से? गुजरात के गरबा और डांडिया। ये मध्य प्रदेश में भी आयोजित होते, कब होते? तो नवरात्रि के अवसर पर होते। और नवरात्रि कुछ दिनों में चालू होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है, तो आप इनकी धूम थोड़े दिन में देखने को मिलेगी आप लोगों को। महावीर जयंती का एक प्रमुख त्यौहार है, तो जैनों का एक प्रमुख त्यौहार है। कौन सा है? तो जैनों का, जैन धर्म का। किनका है? महावीर स्वामी महावीर जयंती जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्युषण पर्व भी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। दस लक्षणम पर्व भी किससे संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। तो ये प्रमुख 3 पर्व होते हैं जैन धर्म के। तो एक तो होता है महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, 10 लक्षणम पर्व किससे संबंधित होता है? तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख पर्व होते हैं, याद रखने योग्य चीजें हैं ये। अगला है हमारा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, तो भारत ने पुरुष हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8। ठीक है, तो भारत ने टोटली जो पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? मतलब स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो कितने जीते? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है, ठीक है, कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2021, इसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने एक पदक जीता है। जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वो पदक कौन सा भारतीय हॉकी टीम ने जीता था और इस टीम के कप्तान कौन थे। ये 2 आंसर, क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था, तब प्रधानमंत्री कौन थे या थी? ठीक है, तो आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है? डायरेक्ट अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप चीज़ों को पढ़ते हो, है ना। रट्टा मारने से अच्छा है कि आप चीज़ों को समझो, यहाँ पर पूछा क्या गया है। अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को पढ़ा है तो आप इसके सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए इसको कब समाप्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, और आप एक चीज पढ़ते हो कि भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और देखते हो कि इमरजेंसी के बाद ये सरकार बनती है, और कब बनती है? 1977 में। ये सभी को ध्यान है। अगर इतनी चीज़ें आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर पर आसानी से पहुंच सकते हो। ज़्यादा आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को लिंक करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, 1977 में सरकार चेंज होती है। मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1978 में? मोरारजी देसाई। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले क्या थे?
तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं की सरकार आई थी जब एक पंचवर्षीय योजना थी जिसको 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। अब वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि उसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी है, आपको कितना याद हुआ है, कितना इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है, वो हमें भी पता लगे और आपको भी पता लगे। कौन सा त्यौहार झारखंड में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सरहुल। कौन सा होता है? सरहुल। तो सरहुल होता है कब? तो कौन सा जो त्यौहार होता है झारखंड में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। ये पत्ते हैं, ठीक है ना, पत्ते नहीं है, पत्ते हैं। तो सरहुल जो उत्सव होता है वो साल के पेड़ पर नए पत्ते आने के दौरान झारखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। ये मध्य प्रदेश में भी होता है। इसके पहले हमने एक जावा भी पढ़ा था झारखंड में और झूमर भी पढ़ा था झारखंड में। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी किससे संबंधित होगा? महान्यायवादी से ये संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? महान्यायवादी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी के पद से संबंधित है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इतने सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके, क्या होते हैं? भारत सरकार के वकील होते हैं। सरकारी वकील नहीं होते, सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा अंतर होता है। सरकार के जो केस को देखने वाला वकील जो होता है उसे महान्यायवादी कहा जाता है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे महान्यायवादी बोला जाता है। और ये कौन है? वर्तमान में रमनी जी इसके प्रमुख हैं। ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया ना और उत्तर अमेरिका में उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन? बर्फीली हवाएं। तो क्या है? ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में, या वन नहीं है, पवन है ना, बर्फीली पवन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पाई जाएगी वो लगभग पाई जाती है आपकी 40 से 70 के बीच में। ठीक है, 40 से 70 अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, क्योंकि उसके ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र रह जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्योंकि महाद्वीप क्षेत्र दे रखा है, यूरोप, एशिया, ठीक है, और उसके साथ साथ अमेरिका, तो इसके जो अक्षांश होंगे वो 40 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच या लगभग आपकी पाई जाती है, जिसमें आता है आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निकलता है कि फुगड़ी किस तट पर या किस राज्य में किया जाता है। तो तट पूछे तो कोंकण तट, राज्य पूछे तो गोवा। ठीक है, एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर किसी हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है। किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो वो हिंदू धार्मिक त्यौहार अभी थोड़े दिन पहले ही निकला है और जिसको हम लगभग 10 दिन तक मनाते हैं। तो कौन सा होता है? गणेश उत्सव। गणेश उत्सव, गणपति बाबा मोरिया।
ठीक है, तो किस उत्सव के दौरान होता है? गणेश उत्सव के दौरान ये किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? विशेषकर गोवा और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, किस राज्य का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, और कितना है ये इसका जो जवाब है वो आप लोगों को देना है कमेंट करके, है ना। तो किस राज्य का हो जाएगा? तो राज्य का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, किसका हो जाएगा? केरल का। और कितना है? 1000 जो भी है वो आपको बताना है। ठीक है, कितना है? 1000 जो भी रहेगा वो आपको बताना है। 1000 स्त्रियों पर न 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, जो क्या है 1000 के प्लस में जाएगी, लेकिन कितनी है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर कम नहीं है, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है, वो आप लोगों को बताना है। 1773 के एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हमारा रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ है। पहले आया हुआ है मतलब पहले भी एग्जाम में आया हुआ है और फिर से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में हमारे रिपीट हो रहे हैं वो सारे एग्जामों में भी रिपीट हुए हैं। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के नाम से जानते हैं। इस समय वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और इसका जो न्यायाधीश था वो मुख्य न्यायाधीश था, वो कौन था? एलिजा इम्पे था। कौन था? एलिजा इम्पे। और एक्ट का नाम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो पहला जो युद्ध था उसी में किया था, जिसमें इसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब होता है? 1526 में होता है। और किसको हराया जाता है? तो ये हराया जाता है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और 1526 में लोदी वंश समाप्त होता है और भारत में एक नई सत्ता आती है मुगल साम्राज्य के नाम से या मुगल वंश के नाम से, जिसका संस्थापक होता है बाबर। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना कब होती है? 1526 में। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और बाबर कब से कब तक चलता है? 1526 से 1530 तक ये चलता है। और मुगल वंश 1857 तक कंप्लीट चलता है। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो यहाँ पर वर्षा ऋतु रहती है। कौन सा मौसम रहता है? बरसात का मौसम। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, जिसको हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 16(2) में। ठीक है ना, किस में होता है ये? अनुच्छेद 16(2) में। ठीक है, वैसे आप 16 भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो 16(2) रहेगा। अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो, अगर डायरेक्ट ऑप्शन है 15, 14, 16, 18 तो सीधे सीधे आप 16 लगा सकते हो, लेकिन 1, 2, 3 है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 16(2). ठीक है, सरकारी क्या है? सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, उसका जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो इस प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता पहले आया था, लेकिन यहाँ पर एक और शब्द जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, संसदीय प्रणाली। ये अलग अलग हमने
ये जो क्वेश्चन था इसको अलग अलग देखा था, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, एक अलग प्रकार के क्वेश्चन में देखा था संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ठीक है, तो अब दोनों क्वेश्चनों को एक साथ मिक्स करके यहाँ पर पूछा गया है। तो ये लिया गया है किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो लक्ष्मी प्रिय महापात्र भारत के ओडिशा नृत्य से संबंधित है। ओडिसी या ओडिसी, किससे, ओडिसी से। ठीक है, और राज्य कौन सा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, उड़ीसा से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, आनंद मठ से। तो इनके जो उपन्यास का नाम है वो क्या है, आनंद मठ। आनंद मठ, और इस आनंद मठ से इसको ग्रहण किया गया है। और क्वेश्चन कई बार बना है कि किस व्यक्ति ने दो देशों के राष्ट्रगान किससे लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, तो आनंद मठ को यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। क्या हुआ, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इनका जो संघर्ष चलता है वो विशेषकर किसके साथ चलता है, मुगल बादशाह में किसके साथ चलता है, तो वो चलता है औरंगजेब के साथ, जिसे क्या कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब के साथ। ठीक है, तो प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो वो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आगे बढ़ते हैं, कौन भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। तो 1951 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ करा था। क्या किया था, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन कब चालू होता है, 1951 में। किसके द्वारा चालू होता है, तो ये चालू होता है विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, और विनोबा भावे 1958 में रेमन मैग्सेस पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। कब मिला था, 1958 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आती है, 1940 में ये प्रथम व्यक्तिगत क्या थे, सत्याग्रही थे। सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। ये कॉन्सेप्ट किसका था, तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंडित बिरजू महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, पहले तो हम देखते कथक से। कथक एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ का है, उत्तर भारत या फिर विशेषकर उत्तर प्रदेश। ठीक है, कथक से इनका संबंध होता है। और कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, तो 1986 में पंडित बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। कथक से इनका क्या है, संबंध है। कथक के प्रमुख ये नृत्यकार या नर्तक है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो इसी प्रकार
हर एक क्लास को रोज़ाना आप देखते रहिए, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन एसएससी में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। ये क्लास अब कभी भी बंद नहीं होने वाली है, चाहे एग्ज़ाम कोई सी भी हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ के जो क्वेश्चन है वो पर्याप्त होने वाले हैं। आपको हर एग्ज़ाम में इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं होने वाली है। इसी प्रकार ये क्लास रोज़ाना चलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।